उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। उसके बाद बी पार्ट है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम या लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन तमाम केसेस में also identify giving reasons whether the company is a public or a private company for taxable purposes। हमने बताना है पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। पहला है आशिक है 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक के पास 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड के 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय आरपीएल आर हेल्ड बाय डेल्टा पीएलसी। इसके 52% शेयर्स जो हैं वो डेल्टा पीएलसी के पास हैं विच इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मलकियत में है। इसका मतलब तो पब्लिक कंपनी है। एज पर द पब्लिक कंपनी डेफिनेशन जो पब्लिक कंपनी बनेगी, अगर पब्लिक कंपनी बनेगी तो हम कह देंगे कि एज पर द डेफिनेशन ये पब्लिक कंपनी है। इसका हम गेन कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। और जो उसका गेन आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बन रहा होगा। व्हाट वुड बी योर आंसर इन दैट पॉइंट। इसमें तुम आपका आंसर कब होता जब 40% शेयर हैं वो आरपीएल के पास होते और 48% शेयर जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होते और 1% शेयर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होते। इस केस में फिर क्या कहलानी थी, फिर ये प्राइवेट कंपनी कंसिडर होनी थी। इसका गेन जो है था फिर अंडर सेक्शन 37 का पार्ट बनना था, उसको हमने अंडर सेक्शन 37 में ट्रीट करना था। तो ये दो मतलब देखा जाए तो ऑटम 15 में 10 नंबर का सवाल आया कैपिटल गेन में से, 10 मार्क्स कैपिटल गेन में से आए हैं एंड दीज 10 मार्क्स आर द इजीएस्ट मार्क्स। कोई मुश्किल चीज नहीं थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट की पब्लिक कंपनी कब है, पब्लिक कंपनी कब नहीं है, उसके मुताबिक गेन ट्रीट करना। दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन जो उसने एग्जामिनर ने पूछा। उसके बाद स्प्रिंग 17 का सवाल है सलीहा इज अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2017। इसने कुछ एसेट्स जो हैं ये बेचे हैं टैक्स ईयर 2017 के मुताबिक। अ पेंटिंग वाज इनहेरिटेड टू हर फ्रॉम हर फादर। उसके फादरों से क्या किया है, उसके फादरों से कोई पेंटिंग जो है वो इनहेरिट की, जो उसने कितने की बेच दी है, 12,50,000 रुपए की बेच दी है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 1550। जो पेंटिंग की मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 1550 थी जो उसने हमें गिवन की है। द पेंटिंग वाज परचेज बाय हर फादर। उसके फादर ने ये पेंटिंग परचेज की थी 1 मिलियन की। 2 नंबर का ट्रीटमेंट है, बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। 1250 की जब आपको इनहेरिट की गई थी उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी कॉस्ट बनेगी, दैट वाज 1.550000। तो जो आपको लॉस हुआ है एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर 23 लाख। उसने 23 लाख की ज्वेलरी बेच दी विच वॉज परचेज बाय हर हस्बैंड इन मार्च 2015। जो उसके हस्बैंड ने मार्च में दी थी फॉर ₹13 लाख। उसमें इसको 1 मिलियन का गेन हुआ है। ये 1 मिलियन का गेन जो है ये टैक्सेबल है, जो उसकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। उसके बाद शी डिस्पोज्ड ऑफ हर कार। उसने गाड़ी जो है वो बेची है, दैट वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जो बिजनेस पर्पस के लिए थी। द WDV ऑफ द कार, जो गाड़ी की WDV थी वो थी 1.6 मिलियन। डेप्रिसिएशन रेट ये है, हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है ये आपका बिजनेस का एसेट है, इसका गेन या इसका लॉस आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, इसलिए ये कैपिटल गेन्स में इसको हम ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद इसने डाइनिंग टेबल फहीम को बेचा है। अब चूंकि ये डाइनिंग टेबल जो है ये पर्सनल एसेट है और ये कैपिटल एसेट के स्कोप से बाहर है, इसके लिए इसके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन कोई कैपिटल लॉस जो है वो ट्रीट नहीं होगा। फिर स्प्रिंग 17 का सवाल, ओ भैंस की दूम। स्प्रिंग 17 में देखें कैपिटल गेन से कितना सवाल पूछा उसने, 8 नंबर का ये और 4 नंबर का ये, 12 नंबर कहाँ से आए हैं, कैपिटल गेन में से आए। देख लेते हैं। नजम हैड परचेज्ड अ हाउस इन 20x2। नजम ने घर परचेज किया 20x2 में फॉर ₹20 मिलियन, 2 करोड़ का।
ऑन 1 जुलाई 2016 नजम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट किया ज़मीर के साथ फॉर सेल ऑफ हाउस, अपना घर सेल करने के लिए फॉर रुपीज 25 मिलियन का, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के टर्म्स वगैरह है थी उसके मुताबिक नजम ने 5 मिलियन जो है वो रिसीव कर लिए थे ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन, एंड द बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर, बैलेंस अमाउंट जो है थी वो 30 सितंबर को क्या होनी थी, पे होनी थी। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जमीर फेल्ड टू पे द बैलेंस अमाउंट, जमीर साहब बैलेंसिंग अमाउंट नहीं पे कर पाए और नजम ने क्या कर लिया, सब्सिक्वेंटली जो अमाउंट है थी वो उसने फॉरफिट कर ली। तो ये 5 मिलियन कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से अब कोई अंधा ही होगा, इवन जितना ये बता दिया हुआ है, जितना ये करवा दिया हुआ है, अब कोई अंधा ही होगा जो क्या कहेगा कि मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं पता कि कहाँ जाएगा। जितना दफा करवा दिया, जितनी दफा ये करवा दिया है, ये तो अब तो अंधे को भी पता है कि यार ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। उसके बाद उसने ये घर बेच दिया 30 मिलियन का, तो 20 का लिया था, 30 का बेच दिया, तो गेन आया 10 का। अब ये 2002 में लिया था, 2007 में बिक रहा है, तो अगर 4 साल के बाद बिक रहा है इसलिए ये एग्जाम्प्ट होगा, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बॉटम 7 का, under the provision of income tax ordinance compute taxable income or loss under the correct head of income for tax year 2017, टैक्स ईयर 17 के लिए आपने करेक्ट इनकम या करेक्ट लॉस जो है वो आपने बताना है। Zahir sold a painting to his brother for rupees 2 million. Zahir had purchased this painting for his residence for 1.8 million. 2 लाख का गेन हुआ है, सेक्शन नंबर 38 में फॉल करेगा और ये क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। Haris sold 2 of his personal vehicles in the current year and earned profit of rupees 5,50,000। पर्सनल व्हीकल है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के स्कोप में नहीं आती, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस करवाऊंगा दोबारा, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंसिडरेशन वाले एरिया में जाके मैं आपको ये चीज करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा तो आपको ऊपर लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी, उसमें जाके मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये 8 नंबर का सवाल आया है लास्ट अटेम्प्ट में, कहते हैं कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, आल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन या लॉस इफ एनी। अभी तक फिर इसका मैंने सोल्यूशन नहीं देखा हुआ, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम करने लगा, फर्स्ट टाइम रीड करूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। ये सवाल 8 नंबर का आया और मेरे ख्याल से जिसने मेरे से पढ़ा है, जिसको जितना हलवा करके ये कैपिटल गेन करवाया हुआ है, समरीज एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग जिसको करवाई हुई है, उसके बाद अगर इसमें से किसी के 8 नंबर ना आए ना तो वाजिबुल फोर्थ है। कहते हैं जी, देखते हैं, नरगिस इज अ रेजिडेंट फाइलर, टैक्स ईयर 2022 के दौरान शी डिस्पोज्ड ऑफ वेरियस एसेट्स, रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ दीस एसेट्स आर एज फॉलो, इनकी डिटेल्स जो है वो ये है परचेज प्राइस, ये है डिस्पोजल उसका, डिस्पोजल में ये कैश, ये है फेयर मार्केट वैल्यू, ये है डेट ऑफ डिस्पोजल, ये है कॉस्ट ऑफ परचेज, ये है डेट ऑफ परचेज, बड़ा इजी उसने गिवन किया। फिर कहता है जी उसने एक इन्वेस्टमेंट की थी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अनलिस्टेड का मतलब है अंडर सेक्शन 37 में फॉल कर रही है, कैपिटल एसेट का पार्ट बनेगी। इसने कितने के बेचे, 2.8 पे, मार्केट वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम तो हायर लेते हैं, हम 3 ही लेंगे। कितने का खरीदे से, 2 का लिया था, 1 मिलियन का गेन जो है वो आ जाएगा और सेक्शन नंबर 37 में फॉल होगा, ऐसे ही है। फिर इन्वेस्टमेंट इसने की लिस्टेड कंपनी में, ये है पब्लिक कंपनी, इसका मतलब है ये 37A में जानी चाहिए, 35 लाख के शेयर बेचे हैं, 35 लाख की मार्केट वैल्यू थी। ये 1 जुलाई 2021 को इसकी जो है वो डेट ऑफ डिस्पोजल बन रही है और डेट ऑफ परचेज जो है थी वो 30 जून 2013 थी 2.1 की, तो आपने 3.5 के बेचे हैं और आपको 2.1 के आपने लिए थे, 1.4 का गेन हुआ। अब क्योंकि 1 जुलाई 2022 से पहले के खरीदे हैं आपने, तो यहाँ पे जो भी गेन आएगा उसके ऊपर 12.5% के हिसाब से क्या लेंगे, हम टैक्स ले रहे होंगे। उसके बाद पर्सनल गाड़ी है,
5 लाख की बेची है, लेकिन 6 लाख वैल्यू थी, 3.8 है। हम लिख देंगे पर्सनल गाड़ी जो है वो आपके कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनती, सो इसलिए कैपिटल गेन में इसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। फिर पेंटिंग है, 1.2 की बेची है, 1.7 की ली थी, हम कह देंगे सेक्शन नंबर 38 में फॉल करती है। सेक्शन नंबर 38 में कोई किसी लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होती एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर ज्वेलरी जो है उसने 8 लाख रुपए की बेची है, और सॉरी 80 लाख की बेची है, हालांकि मार्केट वैल्यू 7.6 थी, तो हम हायर ही लेंगे। अगर कॉस्ट की बात करें, शी रिसीव द ज्वेलरी फ्रॉम हर मदर इन लॉ, ओहो सास ने गिफ्ट की है, सास एट अ टाइम ऑफ हर मैरिज, जब उसकी शादी हुई थी, व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 4.8 मिलियन। तो 8 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा, ये 3.2 का गेन आ जाएगा, सेक्शन नंबर 38 में फॉल करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो आप इन सब गेन्स को जमा करेंगे, क्या आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो आप लिख लेंगे। आपको पता है इसमें से सेपरेट ब्लॉक की एक है, उसके ऊपर अलग टैक्स लगा दीजिएगा, क्योंकि जो सवाल था कि उसकी टैक्स लायबिलिटी आपने बतानी है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बतानी है, तो एनटीआर की इनकम के ऊपर आप अलग टैक्स बता दीजिएगा निकाल के ऊपर, और सेपरेट ब्लॉक की सिर्फ एक ही इनकम है, इसके ऊपर 12.5% के हिसाब से क्या करेंगे, हम टैक्स जो है वो लगा देंगे। अब ये कैपिटल गेन का सवाल 8 नंबर, इस इट डिफिकल्ट, मेरे ख्याल से मरे से मरा बच्चा भी जिसने मेरे से पढ़ के गया है, वो इस 8 में से 5 मार्क्स तो ले जाएगा, 5 मार्क्स तो ले जाएगा वो, जितना इजी कर दी, जितना इसको हलवा करके दे दिया आपको, जितना हलवा कर दिया, समरीज, सिम डीवीडी, हर चीज निमोनिक्स करके बताई हुई है। उसके बाद 7 नंबर का एक और सवाल है, तो इसका मतलब 8 और 7 15 नंबर की चीजें जो है वो आपके इसी कंसर्निंग एरिया से आई हैं, जो हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। कहते हैं जी, शाहिद इज अ रेजिडेंट फाइलर एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू पर्टेनिंग टैक्स ईयर 2022। उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। ऑन 16 जून 18 ही इनहेरिटेड अ बंगलो, उसको एक बंगलो इनहेरिट हुआ था, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 50 मिलियन थी, फ्रॉम हिज फादर ऑन हिज डेथ, जब उसके भाई बहुत हो गए तो मिला विरासत में। On 1st January 2022, he decided to sell the bungalow to Zamin for rupees 60 million and receive a deposit of rupees 6 million. 14 फरवरी 2022 को he forfeited the deposit on refusal of Zamin to purchase the bungalow in accordance with terms of contract. जब 14 फरवरी की डेट अप्रोच हुई, 14 फरवरी की जब तारीख आई, तो वो गया जामिन के पास कि भाई बकाया पैसे दो, घर ले लो। जामिन ने कहा भाई तुम किस तारीख पे, इस तारीख को तो मैं कंगला हुआ हूँ, तुम शायद किसी और दिन आते मैं तुम्हें पेमेंट कर देता, लेकिन इस तारीख को तो मैं लिटरली कंगला हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, तुम कंगले हो तो हम क्या करें। अब बाद मैंने कहना कि मेरे पास तुम हो, मैं ये 6 मिलियन क्या कर लूंगा, फोर्टफिट कर लूंगा, और फोर्टफिट करने के बाद ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा शाहिद को। ठीक है, 31 मार्च को उसने काजिम को 54 मिलियन का ये बेच दिया, 54 का बेचा है, 50 की इनहेरिट हुआ था, अब ये बिका है 31 मार्च 22 को, हुआ था 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 3 साल के बाद, लेकिन 4 साल के अंदर बिक रहा है, तो लास्ट स्लैब के जो रेट होंगे उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसका टैक्स जो है वो हम पे कर देंगे। उसके बाद है ही owns a factory building at Faisalabad on 1st July. He let out his factory building along with the plant and machinery. A rent of rupees 1 million, expenses 3.5 मिलियन पर मंथ थे। तो ये तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही owns the agriculture land on 1st January. He rented out agriculture land at an annual rent of rupees 4 million. The fair market value जो है थी वो 5 मिलियन थी। तो जो भी हो, 4 हो या 5 हो, ये क्या होगी हमारी, इसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये सारी इनकम इसकी ऐड करनी है। तो उसने कहा था रिक्वायरमेंट है, बताएं टोटल इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम भी बता दीजिएगा, टैक्सेबल इनकम कितनी है भी बता दीजिएगा, और टैक्स कितना बनता है वो भी बीच में से आप निकाल सकते हैं। सो ये भी एक आसान सवाल था, आई गेस नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन।
तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के आज तक के जितने भी सवाल आए हुए हैं मिक्स वो मैंने सारे आपको करवा दिए। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई सवाल, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी? हायर लेंगे, 5 मिलियन लेंगे। अब एक और सवाल था, ये वाला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लेक्चर करवा रहा था उसमें मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये वाला सवाल करवा दिया हुआ है, बाजवा वाला। जो नंबर 1 वाला सवाल था वो सारा का सारा मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से अब आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपने मेरे ख्याल से ये सारी एडजस्टमेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एडजस्टमेंट तो मैंने आपको क्लास में करवा दी थी।